नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जिला कन्नौज में भदौरिया एजुकेशन सेंटर इंटर कॉलेज देवरामपुर छिबरा मऊ में स्थित है। प्रिंसिपल जी पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। प्रबंधक व प्रिंसिपल जी ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्रबंधक जी ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। प्रबंधक जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद से स्कूल में लगवा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। देखिए जिला कन्नौज से संपादक कुमार गौरव के साथ मोहित राजपूत की एक खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में कुमार गौरव। आज मैं हूं जिला कन्नौज में और कन्नौज की विधानसभा छिबरा में मैं जब बैठा हूं उस विद्यालय का नाम है भदौरिया एजुकेशन सेंटर छिबरा। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं यहाँ से प्रधानाचार्य महोदय सीपी त्रिपाठी जी। बात करने और जानने का प्रयास करता हूँ क्योंकि पिछले 2 साल कोविड का समय रहा। कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत हुई है। जानने का प्रयास ये भी करता हूँ कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे, संस्था ने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे हैं, बच्चों में क्या क्या चेंजेस आए हैं, आने वाला समय जो है कितना समय लगेगा, एजुकेशन का जो भी गैप रहा उसको रिकवर करने में संस्था क्या क्या एफर्ट करेगी। ऐसे बहुत सारे मुद्दों पे बात करने के लिए उपस्थित है। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू। 2 साल कोविड का समय रहा, कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत, कैसे रहे 2 साल? 2 वर्षों में फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रही, साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य को भी देखते हुए गार्जियंस ने भी उनको नहीं भेजा विद्यालय। अगर भेजा भी गया तो उसके लिए जो है बहुत सारी सावधानियां बरती गई, जैसे मास्क है और सैनिटाइजर है आदि की व्यवस्था की गई। इसके साथ साथ बहुत से तो बच्चे आए ही नहीं और शिक्षा से जुड़े नहीं रहे, तो इस बीच में जो है काफ़ी गैप हो गया शिक्षा में। और इसके साथ साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो रही है उससे जो टीचर्स वगैरह भी बहुत डिस्टर्ब रहे। हाँ, उनको जो है जब बच्चों ने कोई फीस नहीं जमा की तो टीचर्स को पेमेंट देने में प्रॉब्लम्स आई। इसका विद्यालय बहुत सामना करता रहा। गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई ऐसा हेल्प नहीं मिल पाई जिससे कि हम लोगों को समस्याएं ना थी। तो जब विद्यालय खुला, विद्यालय खुलने के बाद जब व्यवस्थाएं सब सही हुई तो विद्यालय खुला। उसके बाद धीरे धीरे जब तो टीचर्स को भी धीरे धीरे पेमेंट मिलना शुरू हुआ और ये शिक्षा में जो गैप रहा है ये काफ़ी इसमें समय लग जाएगा, कम से कम 1-2 वर्ष लग जाएंगे तब ये भरपाई हो पाएगी शिक्षा। सर एक सवाल आपसे, आपने देखा था कोविड के समय ऑनलाइन क्लासेस का बहुत ज़्यादा क्रेज रहा, गवर्नमेंट ने आदेश करा कि ऑनलाइन शिक्षा दीजिए बच्चों को। क्या मानना है आपका, ऑनलाइन और ऑफलाइन में दोनों में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या रहता है? इफेक्टिव तो ऑफलाइन रहता है, क्योंकि ऑनलाइन में ये होता है कि बच्चे स्वतः तो पढ़ते नहीं, वे अब क्योंकि वे इस अवस्था से गुजरते हैं तो उन्हें जो है रिक्रिएशन मनोरंजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। गार्जियंस को तो दिखावे में वे करते रहते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मोबाइल से सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि जो बच्चे हैं ज़्यादातर मोबाइल का मिसयूज करते रहते हैं, यूज नहीं करते हैं सही तरीके से। तो उस समय भी बच्चों ने मिसयूज ही किया होगा। हम लोगों के जब डिसिप्लिन में ही जब बच्चे सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं, बार बार हम लोगों को डांटना फटकारना पड़ता है, तब कहीं जो है सही तरीके से वे पढ़ते हैं। और स्वेच्छा से तो ये अवस्था नहीं है कि जो बच्चे स्वेच्छा से घर पर जो है ऑनलाइन पढ़ते हैं। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? मानव जीवन में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षा के ही द्वारा व्यक्ति जीवन में समाज में रहने योग्य बन पाता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कहानियाँ आती हैं और शिक्षाप्रद बातें आती हैं जिसको शिक्षित होकर के आदमी जो है समाज में रहने की योग्य बन पाता है। अगर शिक्षा न दी जाए, शिक्षित व्यक्ति ना हो तो निश्चित रूप से
वो उद्दंड हो जाता है, समाज में वही अव्यवस्था पैदा करता है और शिक्षित हो जो सटीक मार्ग है उस पर चलता है और समाज में कोई अवरोध पैदा नहीं करता है। सर एक सवाल आपसे है, पेरेंट्स के लिए क्या संदेश, उनसे किस सहयोग की उम्मीद आप करते, क्या कहना चाहते हैं? पेरेंट्स से हमारी ये उम्मीद है कि जो यहाँ पर हम लोग घर के लिए वर्क देते हैं, डायरी पर नोट भी कर देते हैं कि इस टाइप से ये बच्चे को लर्न करवाना है, वो भी हमारा सहयोग करे, घर पर बच्चों में अनुशासन रखे, जिससे कि बच्चे जितना उन्हें पढ़ना चाहिए वो पढ़ाई से जुड़े रहें और रिटर्न जो हम मांगा करते हैं कि घर से बच्चा ये लर्न करके आए, ये वर्क कंप्लीट करके आए, अगर वो ऐसा करके नहीं लाता है तो बच्चा सही तरीके से शिक्षित नहीं हो रहा है। जो पेरेंट्स हैं वो हमें सही तरीके से हेल्प नहीं कर रहे हैं। सर एक सवाल और आपसे, क्या लगता है, आपने देखा कि हिंदुस्तान में धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा, बच्चे अपनी मूल संस्कृति से दूर जा रहे, एक आपका दौर था, उसके बाद हमारा दौर शुरू हुआ, आज की चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गई हैं। ऐसे परिवेश में संस्था ऐसा क्या करेगी जिससे हमारी संस्कृति संस्कार बचे रहे, शिक्षा भी चलती रहे? देखिए, मैंने यहाँ पर भी देखा है कि बच्चे इससे अछूते नहीं हैं, क्योंकि नए नए हेयर स्टाइल और यूनिफॉर्म के लिए तो ये है कि हम लोग यहाँ पर थोड़ा सख्ती बरतते हैं, तो बच्चे जब उसी यूनिफॉर्म में आएंगे जो विद्यालय की यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर तो नहीं अपना पाएंगे, लेकिन हाँ जैसे कि हेयर स्टाइल वगैरह है, जो बच्चे हेयर स्टाइल तरह तरह की कटवा करके आते हैं, मैं उसका विरोध करता हूँ, उन्हें डांट फटकार करता हूँ, अलग निकाल करके और उनसे कहता सुनता हूँ। इस तरीके से बच्चे जो है वेस्टर्न कल्चर को जो है नहीं अपना पाते हैं, कोशिश तो करते हैं। सर जिस संस्था में मैं था, बात करने और जानने का प्रयास करता हूँ, जिस तरीके से आपने देखा कि हिंदुस्तान में सर वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा है, बच्चे अपनी मूल संस्कृति मूल संस्कारों से दूर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी हिंदुस्तान की जो संस्कृति है उससे दूर जा रहे हैं, उसको बचाने के लिए संस्था क्या क्या एफर्ट कर रही है? देखिए, आज का दौर जो है वेस्टर्न कल्चर का तो है, लेकिन हम अपने विद्यालय में जो हमारा प्राचीन कल्चर है उस पर थोड़ा हम बच्चों को गाइड भी करते हैं, और जो हमारी जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी और जो पश्चिमी है उसमें थोड़ा कॉम्बिनेशन करने की भी हम कोशिश कर रहे हैं, और हम आशा भी करते हैं कि हमारे जो बच्चे जो हैं वो भारतीय संस्कृति से दूर नहीं हटेंगे। सर इसके लिए आप क्या अभी एफर्ट, जैसे सुबह सुबह मॉर्निंग असेंबली होती है, उस समय क्या पूरा प्रोग्राम रहता है? जो प्रेयर असेंबली होती है उसमें बच्चे प्रेयर करते हैं, इसके साथ साथ हम लोग जो है बच्चों को गाइड करने के लिए स्टेज पर बोलते हैं, जिससे कि बच्चे हमारे जो है सही दिशा में ही आगे बढ़ें और उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। सर आखिरी सवाल आपसे है, पूरा कोविड का परिवेश आपने देखा है, हिंदुस्तान के साथ साथ कई अन्य देश इस महामारी की चपेट में आए, शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट। पूरे परिवेश को देखने के बाद ईश्वर से क्या प्रार्थना? ईश्वर से हम ये प्रार्थना करेंगे कि जो ऐसी ये दैवीय आपदाएं आती हैं, ईश्वर उन्हें रोके, और जब मानव असहाय हो जाता है तो ईश्वर की तरफ ही उसकी नजर जाती है कि ऐसी जो महामारियां आती हैं, ईश्वर ऐसी महामारियों को रोके और उन्हें न आने दे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। हमारे साथ थे संस्था के प्रधानाचार्य महोदय, बहुत बारीकी से बताया कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या परेशानियां रही। हमें भी आशा है, उम्मीद है कि संस्था अपना 100% योगदान देगी, जिससे कि शिक्षा का जो भी गैप रहा उसको जल्द से जल्द रिकवर किया जा सके। न्यूज़ 24 की तरफ से प्रधानाचार्य महोदय को, विद्यालय परिवार को नया सेशन स्टार्ट हुआ है। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि जिस पोजीशन पे संस्था 2 साल पहले स्टैंड कर रही थी, उसी पोजीशन पे बहुत जल्द आ जाए। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।